15 दिन बाद अर्चना को जीआरपी भोपाल ने किया बरामद। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर के पास मिली अर्चना, आज भोपाल लेकर आएगी पुलिस। जबलपुर में एटीएस के शिकंजे में अवैध अफगानी नागरिक 15 साल से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर कर रहे थे कारोबार। पहले भी पकड़ाए जा चुके हैं 3 अफगानी युवक। ग्वालियर में अंधविश्वास के कारण मासूम की मौत। 15 दिन से बीमार बच्ची को तांत्रिक के पास ले गए थे परिजन। इलाज के नाम पर तांत्रिक ने डंडों से पीटा, गर्म सरिये से दागा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 1.5 महीने की बच्ची की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 9 और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में तेज बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे हाई अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो 13 दिनों से लापता अर्चना तिवारी को आखिरकार भोपाल जीआरपी ने बरामद कर लिया है। अर्चना को नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद किया गया है। आज अर्चना को लेकर जीआरपी भोपाल पहुंचेगी। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से रवाना हुई अर्चना रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी, जिसके बाद से उसकी तलाश में जीआरपी, मध्य प्रदेश पुलिस, वन विभाग की टीम लगी हुई थी। देर रात भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने बताया कि अर्चना तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वहां तक कैसे पहुंची। इंदौर के एक हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी अर्चना। मध्य प्रदेश की कटनी की रहने वाली थी। 7 अगस्त को इंदौर से रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए कटनी जाने के लिए वो नर्मदा एक्सप्रेस से निकलती है, लेकिन बीच रास्ते से ही वो लापता हो जाती है। पुलिस ने जांच की तो उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मिली, जिसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। हादसे का शिकार होने की आशंका से बीते कई दिनों से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। तो नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से अर्चना तिवारी को आखिरकार बरामद कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर में माना जा रहा है कि भोपाल जीआरपी पुलिस उसको कभी भी भोपाल लेकर के पहुंच सकती है। 7 अगस्त से वो लापता चल रही थी, कटनी की रहने वाली थी और इंदौर में वो पढ़ रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। और देखिए, रक्षाबंधन के पहले वो निकलती है इंदौर से कटनी जाने के लिए, लेकिन कटनी नहीं पहुंची। उसका लास्ट लोकेशन भोपाल में मिलता है। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए वो पहुंचने वाली होती है कटनी, लेकिन देखिए कहां मिली है, लखीमपुर खीरी में। लेकिन क्यों लखीमपुर खीरी पहुंची है, कैसे पहुंची है, आखिर इसके पीछे का क्या एंगल है, अब इसको लेकर के सबके मन में सवाल उठ रहे हैं। और लगातार IBC 24 इस खबर पर मेगा कवरेज कर रहा है। हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अर्चना तिवारी लखीमपुर खीरी पहुंची कैसे है। हालांकि पुलिस अब से थोड़ी देर में माना जा रहा है कि खुलासा कर सकती है, एक एक करके तमाम जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन, ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया था, उसकी जानकारी नासिर गौरी हम तक पहुंचाएंगे, और इसके साथ ही कटनी से विकास वर्मन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हरप्रीत कौर इनका। हरप्रीत, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? सब ये जानना चाहते हैं कि वो लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, लेकिन भोपाल जीआरपी जिसने बरामद कर लिया अर्चना को, वो कब तक भोपाल लेकर के पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए, इस रहस्य से पर्दा अब से कुछ देर बाद ही उठने वाला है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर वजह क्या थी कि वो वहां पहुंची। भले ही पुलिस अधिकारी कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन सूत्रों के हवाले से यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं रानी कमलापति जीआरपी थाने में। ये वही थाना है जहाँ पर उसकी FIR दर्ज यहाँ पर की गई थी गुमशुदगी की, और प्रेम प्रसंग का मामला इसमें सामने आया है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि अर्चना ने अपने परिजनों को सुसाइड करने की धमकी दी थी, जिसके बाद जब वो इटारसी से गायब हुई तो परिजनों ने ये बात भी पुलिस को बताई कि हो सकता है कहीं वो नदी में गिर ना गई हो। जब उसकी सर्चिंग की गई तो इस दौरान ये सामने आया कि उसने सुसाइड करने की चेतावनी अपने परिजनों को दी थी। पुलिस ने जब पूरी कहानी खंगाली कि आखिर आत्महत्या करने की धमकी क्यों दी गई थी, उसके पीछे की जो कहानी है वो भी यहाँ पर सामने
गया है। पुलिस अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता उसको जिस तरह से सकुशल बरामद किया गया नेपाल बॉर्डर से, उसी सकुशलता के साथ उसको यहाँ पर लाकर परिजनों को सौंपने की है। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बात अभी अर्चना नहीं कर रही है। बाय रोड टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है अब से कुछ देर बाद ही, और हलचल जो है वो जीआरपी थाने में शुरू हो गई है। अमूमन सुबह के समय जो है वो हलचल कम होती है, लेकिन हलचल शुरू हो चुकी है। सभी ने राहत की सांस स्टाफ ने ली है क्योंकि लगातार 8 अगस्त से उसे तलाशा जा रहा था। और लखीमपुर खीरी वो कैसे पहुंची इसका पर्दाफाश बस अब से कुछ देर बाद ही। और हरप्रीत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हलचल बेहद तेज है, कभी भी अर्चना को लेकर के पुलिस यहाँ पर पहुंच सकती है और हो सकता है कि पहले शायद उसे किसी दूसरे सेंटर ले जाए, क्योंकि जैसे कि आप बता रही हैं कि डिप्रेशन में है वो, ये बताया जा रहा है, तो शायद उसकी पहले काउंसलिंग भी हो तब उससे पूछताछ की जाए। आप नजर बना के रखिएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे आपकी तरफ। अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर, आपने कल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी उस आरक्षक से जिसका लिंक अर्चना के साथ निकला था, फोन में वो लोग बात करते थे, और अब देखिए हरप्रीत बता रही है कि शायद कोई लव एंगल भी सामने आया है। कल जब आरक्षक से बातचीत की गई तो उसने क्या कहा, क्योंकि कॉल डिटेल्स में तो यही पता चला कि काफी लंबी दोनों के बीच बातचीत होती थी, तो क्या माना जाए, क्या जो लव एंगल है वो ग्वालियर से ही निकलता हुआ नजर सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल, मैं एक और भी चीज जानकारी दे दूं, शायद किसी के पास भी नहीं है, किसी भी चैनल्स के पास नहीं है। वो अपने दोस्त के साथ में, जो कहा जा रहा है कि लव एंगल, वो काठमांडू घूमने गई थी। 4 दिन पहले तक उसकी जो लोकेशन थी वो दिल्ली में थी, और दिल्ली के बाद वो काठमांडू पहुंचती है। काठमांडू के बाद जिस तरह से जो माहौल उसको लेकर बना, जिस तरह से पुलिस लगातार उसको पे लोकेशन को लेकर ट्रेस करने की कोशिश में लग रही, कहीं ना कहीं वो भाग चुकी थी, और उसके बाद उसको लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया। उसके साथ में एक युवक भी है जो बताया जा रहा है कि जिससे उसका लव ट्राइंगल चल रहा था, प्यार का मामला चल रहा था, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, ये वही युवक है। तो पुलिस जब लेकर आएगी तो पूरी तरह से कहानी को स्पष्ट करेगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं अर्चना तिवारी ने पुलिस को बहुत ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की है। जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि युवक के साथ काठमांडू गई थी, तो क्या वो युवक पुलिस की हिरासत में है? उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या आपके पास? क्योंकि बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग है ये इस वक्त की। बिल्कुल, ये जो हमारे सोर्सेस है उसके मुताबिक ये है कि 4 दिन पहले तक ये जो लोग थे ये दिल्ली में थे, और उसके बाद काठमांडू गए, और काठमांडू से ये नेपाल जाने की कोशिश में थे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो माहौल बन रहा था और लगातार जीआरपी पुलिस लगातार इनको सर्च कर रही थी, इनके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश में लगी हुई थी, तो उसको लेकर उन्होंने वहां की जो पुलिस है उससे भी मदद मांगी, और उसके बाद इसको ये ट्रेस किया गया है। तो इसके साथ में एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो मानती है कि जिस तरह से 12-1 बजे तक ये लोग पहुंचेंगे भोपाल, उसके बाद ये पूरा तरह से जो मामले का जो पटाक्षेप है वो हो जाएगा कि किस तरह से ये भागने की कोशिश की या किस तरह से परिवार वालों को पूरी गुमराह करने की कोशिश उलझती ही जा रही है। लखीमपुर खीरी में मिलती है, फिर उसके बाद हरप्रीत ने बताया कि कुछ लव का मामला है, फिर अब आप बता रहे हैं कि काठमांडू घूमने गई थी, और उसके बाद एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। रुक कर लेते हैं कटनी का, हमारे साथ विकास बर्मन भी जुड़े हैं। विकास, देखिए उसके बड़े पापा तो कह रहे थे कि मानव तस्करी का एंगल हो सकता है। हरप्रीत ने बताया सुसाइड की धमकी देती थी वो अपने परिजनों को, और ये कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, और अब आप देखिए किस तरह से अब लव कनेक्शन सामने आया है। तो क्या परिजनों ने जब आपसे बातचीत की, पुलिस को जानकारी दी, ये इस तरह की सारी तमाम जानकारी क्या परिजन भी छुपा रहे थे? जी, मैं आपको तो जिस तरीके से देखा जाए, जो परिजनों का जो बयान जो बार-बार आ रहा था कि इस तरीके की जो उनकी लड़की है, पढ़ी लिखी है और ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरीके से बार-बार जिस तरीके से मानव तस्करी की मामला आ गया था, सीबीआई की जांच करने का तक मामला सामने आ गया था, और कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि परिजन भी इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी जो वर्तमान की स्थिति है, कोई भी परिजन अभी तक देखा जाए तो बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से या परिवार वालों से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिजन सिर्फ और सिर्फ ये कहते जा रहे हैं कि हम मीडिया से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी बयान आएंगे वो पुलिस से आएंगे। जिस तरीके से अभी तक ये जो नया मामला सामने आते जा रहे हैं, काठमांडू लड़की गई हुई थी, उसके साथ एक युवक भी मिला है, जिस तरीके की नया खुलासा हुआ है, और हमारे स्टूडियो को लगातार इस चीज पे अपडेट देने की कोशिश कर रही है। अभी वर्तमान में जिस तरीके से हमने जीआरपी से अभी जो बात की है, उनका ये कहना था जिस तरीके नेपाल बॉर्डर से वो वहां से निकल चुके हैं, हो सकता है बहुत जल्द ही वो भोपाल पहुंच जाएंगे और कुछ नया खुलासा होगा। अभी तक ये पता नहीं, मतलब जिस तरीके से जो चीजें हैं जो पुलिस के पास ही है, और जो भी है सवाल के जो जवाब है वो अर्चना के ही पास है। जिस तरीके से पुलिस जो भी उनसे पूछताछ करेगी, और कुछ ही वक्त का इंतजार है विकास, पूरी ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर वो लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, काठमांडू से भी जैसे कि नासिर बता रहे हैं जिस युवक को हिरासत में लिया गया उसका क्या कनेक्शन है, पूरा मामला क्लियर हो ही जाएगा। आप तीनों नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरे अपडेट के लिए। मुरैना जिले के रसीलपुर गांव में 7 साल का मासूम राज रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया।
घटना ने पूरे इलाके को दहशत और मासूमों में अब मायूसी में डाल दिया है। दादी के पीछे पीछे घर से निकला ये बच्चा कहां गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस कैमरे, स्निफर डॉग और बोट के जरिए मासूम की तलाश में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुरैना जिले के माता बसैया थाना के रसीलपुर गांव की है, जहां राजा नामक एक 7 वर्षीय मासूम पिछले 3 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। 16 अगस्त की दोपहर मासूम राजा अपनी दादी के पीछे पीछे हैंडपंप पर पानी भरने गया था। कुछ ही देर बाद वो अचानक लापता हो गया। परिजनों ने पहले पूरे गांव में मासूम को ढूंढा, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से खेतों में खड़ी फसलों तक को खंगाला। फिर भी मासूम का पता नहीं चला। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए तालाब के नाव के जरिए तलाशी अभियान चलाया, लेकिन यहाँ भी सफलता नहीं मिली। 16 तारीख की रात में और 17 और 18 में लगातार सर्चिंग की जा रही है, जिसमें गांव के आसपास जो भी तालाब हैं, कुआं है, नदी है, उनको एसडीआरएफ टीम की मदद से सर्च किया जा रहा है। तो अभी आसपास ऐसी कोई हमें क्लू नहीं मिला है। बाकी यहाँ गांव के बाहर जो भी रास्ते जाते हैं उनके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इसमें जल्दी की सफलता। पुलिस हर एंगल से जांच और मासूम को जल्द ढूंढ निकालने का दावा कर रही है, लेकिन मासूम के पिता पुलिस पर ही मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। राज के पिता का कहना है कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। पुलिस शुरू से ही अपहरण के एंगल से जांच करती तो शायद आज उनके पास कोई सुराग या जानकारी होती। इधर पुलिस बच्चे की सुरक्षित बरामदगी को प्राथमिकता देते हुए काम करने का दावा कर रही है। मैं तो मतलब गाँव की तरफ चला गया था अंदर के लिए, मम्मी जी पानी भरने चले गए। जैसे मतलब 10-20 मिनट के बाद आए तो बच्चा मिला ही नहीं। अपहरण के तो पूरे चांस ही हो गए। तो पुलिस ने मौके पे डॉग स्क्वाड और हमारे एसडीआरएफ की टीम जो नियरेस्ट आसपास घर के आसपास भी सर्चिंग की गई, खेतों में भी सर्चिंग की गई है, तालाब में भी सर्चिंग की गई है और भी जो स्थान बताए गए थे वहाँ सभी जगह अभी तक सर्चिंग की है। बच्चे का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है। इसमें पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फोर्स लगातार सर्चिंग में जुटी है, हर एंगल से जांच की जा रही है और गांव के आसपास के क्षेत्रों को खंगाला जा चुका है। अब कहना ये भी है कि अपहरण है या रहस्यमय तरीके से गायब हुआ है, क्या कहानी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। और अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, स्टेशन पर देखिए किस तरह से ये शव घंटों पड़ा रहता है, लेकिन किसी को कुछ जानकारी नहीं मिलती है। आसपास से लोग गुजरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि एक शख्स यहाँ पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि जो शख्स है नशे में धुत है और इसी कारण ये इस तरह से सीढ़ियों में लेटा हुआ है। लेकिन जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं होती है, फिर उसके बाद फिर पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस वहां पर पहुंची और फिर उसके बाद जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो देखिए, लोगों को लग रहा था कि ये शख्स शराब पीकर के लेटा हुआ है। आसपास से कई लोग गुजर रहे थे। काफी देर तक पुलिस को सूचना ही नहीं दी गई, पुलिस को खबर नहीं मिली। ग्वालियर से झांसी जाने के लिए शख्स निकला था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच की जा रही है। एमपी पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जबलपुर से 3 और अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें याकूब खान, मोहम्मद यूनुस और अब्दुल खान शामिल हैं, जिन्होंने तमाम भारतीय दस्तावेज बना रखे थे। तीनों अफगानी नागरिक छोटी उमती के आटनल इलाके में कंबल का कारोबार करते थे। बताया जा रहा है कि इनमें याकूब खान 20 साल पहले अपने दादा के साथ अफगानिस्तान से भारत आया था, जिसने साल 2013 में ही जबलपुर के पते पर भारतीय पासपोर्ट बना लिया था। याकूब ने ही अपने 2 साथी यूनुस और अब्दुल के इंडियन पासपोर्ट बनवाए थे। एटीएस तीनों अफगानियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एमपी पुलिस की एटीएस इसी महीने की शुरुआत में 3 अफगानी नागरिक सोहबत खान, इकबाल और अकबर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एटीएस का फोकस इस बात पर भी है कि कहीं अफगानी नागरिक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं थे। आटनल इलाके के प्रत्यक्षदर्शी और लोगों ने जबलपुर और भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगानी नागरिकों पर कार्रवाई की मांग की है। ये छोटी ओमती आटनल में निवास करते हैं। इनका बिजनेस है कम्बल रजाई का और इन्होंने शादी भी यहीं करे हैं और मैं 10-12 साल लगभग देख रहा हूँ। ऐसे कोई आपराधिक गतिविधि में नहीं है, लेकिन ये भारत के नहीं है, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है। तो घुसपैठ करके और रोहिंग्या लोग जो आ रहे हैं, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं ये घातक है। इसमें मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कड़ी कार्रवाई करके ऐसे लोग को इनके मुल्क भेजाया जाए वापस।
और आज मंत्री पद की शपथ लेने से पहले एमएलए गजेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की है। शिव मंदिर पहुंचे गजेंद्र यादव और उन्होंने यहां पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजभवन के लिए एमएलए गजेंद्र यादव रवाना हो चुके हैं। तो आज विधायक गजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। आईबीसी 24 ने एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी। 3 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनमें गजेंद्र यादव भी है, गुरु खुशवंत साहिब हैं और राजेश अग्रवाल है। और देखिए राजभवन के लिए वो रवाना हो चुके हैं और उससे पहले जो भारतीय परंपरा है पूरे विधि विधान से शिव मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मंत्री बनने से पहले एमएलए गजेंद्र यादव शिव मंदिर पहुंचे उन्होंने और देखिए उनके घर के बाहर जो उनके जितने भी समर्थक हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सब बेहद उत्साहित और खुश हैं क्योंकि अब विधायक मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। राजभवन के लिए वो रवाना हो चुके हैं और राजभवन में आज मंत्री पद की शपथ लेने से पहले देखिए शिव मंदिर पहुंच करके अपने इष्टदेव की पूजा अर्चना करते हुए। वैसे भी कहा जाता है कि कुछ भी शुभ कार्य हो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और देखिए अब तो वो मंत्री बनने जा रहे हैं तो ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। समर्थकों के भी अब उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब एमएलए जो है गजेंद्र यादव मंत्री बन जाएंगे और पहुंच चुके हैं अपने घर से वो निकल चुके हैं राजभवन के लिए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव अब मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। शिव जी के मूर्ति पर उन्होंने जल चढ़ाया है। किस प्रकार की मनोकामना आपकी थी? अब जो मनोकामना थी भोलेनाथ ने तो दे दिया है। बस यही प्रार्थना है भगवान देवादिदेव महादेव से कि माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ ने जिस उम्मीद के साथ जो हम पे विश्वास जताया मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूं, पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूं। किस प्रकार का अब समय रहेगा? अब कितने बजे आप घर से निकलेंगे? कौन कौन साथ में जाएगा? अभी चूँकि इस बार चूँकि दरबार हाल जो छत्तीसगढ़ मंडपम छोटा है तो कार्ड बहुत लिमिट में आए हुए हैं। जो कुछ कार्यकर्ता और परिवारजन जाएंगे। लगातार अटकलें चल रही थी लेकिन आज वो दौर आ गया है कि आप मंत्री बन चुके हैं। कौन सा विभाग लगता है कि आपको मिलेगा? विभाग चाहे जो भी हो, पार्टी मुझ पर विश्वास की ये बड़ी बात है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। 1.5 साल पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे विधानसभा टिकट दिया और जनता ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उस पर उन्होंने अपना मोहर लगाया। बहुत बड़े अंतराल से प्रदेश में दूसरे नंबर में सर्वाधिक वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। ये दुर्ग शहर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो विश्वास के साथ हमको जो जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी हम निभाने का प्रयास करेंगे। अब तक देखा गया कि आपका कार्यक्षेत्र काफ़ी जो बखूबी रहा है, आपने बहुत अच्छे से उस काम को किया है। तो ऐसे में देखा जाता है स्कूल शिक्षा हो गया, पशुपालन विभाग हो गया और साथ ही साथ आपके नगरीय निकाय का भी एक जिम्मेदारी आपको मिल सकता है। क्या लगता है? सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी जो जिम्मेदारी दें मैं उसको 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से फ़ोन आया था? क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो शुरू से अटकलें चल रही थी। लोग कहते थे कि आप बनोगे और मुझे तो विधानसभा में जब मैं पिछली बार गया तो सारे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग मेरे को एडवांस उस समय बधाई दे दिए थे। मैं सभी नेतागण का आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी देखा गया है कि विश्वराम यादव जी भी आपके साथ जाने वाले हैं। कल मैं उनसे निवेदन किया था आप साथ चलिए हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। बाद में कल मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि अगर पिताजी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि 55 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तपस्या की। आज जो छत्तीसगढ़ में हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां उनका प्रवास न रहा हो। कल एक मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे उनको मजबूरी में बस स्टैंड में रात गुजारना पड़ता था, पेड़ के छांव में रात गुजारना पड़ता। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जिन लोग संघ के लिए काम किए तो आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका एक स्वप्न आज माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं तो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने से एक नया आशीर्वाद मिलेगा। हेमचंद यादव जी के बाद अब देखा जा रहा है कि दुर्ग विधानसभा को कैबिनेट मंत्री मिल रहा है। किस तरीके से आपकी जो कार्य योजना रहेगी, किस प्रकार का दुर्ग शहर का विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा? दुर्ग में मैं दुर्ग का पूरा खाका खींच चुका हूँ। आप सब जानते हैं IT पार्क है, 9 4 लेन सड़कें हैं, एक हम नालंदा परिसर कर रहे हैं, अस्पताल को जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पेइंग रूम बना रहे हैं। ये सारे काम ऑन प्रोसेस हैं और सरकार नई जिम्मेदारी देगी तो स्वाभाविक रूप से वो सारे कामों में बहुत तेज़ी आएगी। आज निकलने के बाद आप लोग का क्या रहेगा? कहाँ पर शपथ ग्रहण होगा? किस तरीके से आप लोग वापस आएंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ मंडपम
राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम जाएंगे। शपथ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे कर्णधार संगठन शिल्पियों के दर्शन करने में एक कुशव हॉटाकर परिसर जाऊँगा। और चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड का हूँ, बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो वहाँ से मैं जागृति मंडल जाऊँगा। तब आगे और देखेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गजेंद्र यादव, जो पूजा पाठ करके अब अपने परिवार के साथ राजभवन के लिए निकलेंगे, छत्तीसगढ़ मंडप जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको जल अमृत दे रहे हैं और साथ ही साथ तिलक कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए जो गजेंद्र यादव हो इस मंदिर में पहुँचते हैं, पंडित उन्हें तिलक लगा रहे हैं और जो भगवान से उन्होंने विनती की थी, जिस तरीके से एक लगातार प्रयास किया जा रहा था कि दुर्ग का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, ऐसे में उनको एक जो कदम आगे उनके लिए बढ़ा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिल चुका है, कैबिनेट मंत्री अब बन चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है।